आवाज। अच्छी और सच्ची खबरों में हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण। ठीक 8:44 पर ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण का कितना महत्व है ये तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज 130 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसमें चंद्र ग्रहण लगने के साथ बुद्ध पूर्णिमा भी है। और ऐसे खास महासंयोग के मौके पर बड़ी संख्या में लोग तीर्थ नगरियों में स्नान कर रहे हैं। गंगा के घाट पर भी लोग पहुंचे स्नान करने के लिए। हरिद्वार में हर की पैड़ी और वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान बुद्ध के अवतरण पर उनकी ज्ञानस्थली बोधगया में भी खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए बौद्ध धर्मावलंबियों ने भी शिरकत की। आज बुद्ध पूर्णिमा यानी भगवान विष्णु की धरती पर भगवान बुद्ध रूप में अवतरण का दिन है। ये दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो खास है ही, साथ में हिंदू धर्म के लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा को बेहद शुभ दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से और पुण्य सलीला की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा के किनारे पर पहुंचे और गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया। ये 3 तस्वीरें अलग अलग तीर्थ नगरियों की हैं। इन तीनों जगहों हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज में आज सूर्योदय के साथ ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के मुताबिक बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान करने पर असीम पुण्य का लाभ मिलता है, कष्ट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। मन्नत तो कुछ नहीं है, बस पूरी सृष्टि को अच्छा रखे भगवान, और शिव जी की तो कृपा रहती ही है। और गंगा स्नान आज हम करने आए हैं और बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है हमको यहाँ पर। गंगा मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि सब भारतवासियों के लिए ये दिन शुभ हो, खुशियाँ लाएं और सब परिवार सकुशल रहे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के घाटों पर भी श्रद्धालु आस्था की गंगा में डुबकी लगाते देखे गए। सुबह तड़के ही यहाँ श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के गंगा घाटों पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था। भगवान भास्कर की पहली किरण के साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया। इस मौके पर मुख्य रूप से दशाश्वमेध घाट पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। माताएं बहनें जो है वो 1 महीना अपना वैशाख के महीने में दान पुण्य कर अक्षय पुण्य प्राप्त करती है। और ये जब वैशाख की पुण्यवती स्वरूप पूर्णिमा गंगा स्नान करके गंगा माता को अपने परिवारों, अपने घर परिवार की उच्च मंगल कामना की प्रार्थना करती है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के लिए भी त्योहार का मौका होता है। इस दिन न केवल भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बल्कि इसी दिन बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में भी बुद्ध की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु बोधगया पहुंचे थे। यहाँ के बौद्ध मंदिर से भगवान बुद्ध की भव्य शोभा यात्रा निकाली शोभा यात्रा के दौरान बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। 2567 बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन हो रहा है हम लोग ने। ये अवसर में हर साल तरह हम लोग ने भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर उनकी उपदेश स्थली सारनाथ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए।
काशी के सारनाथ क्षेत्र में स्थित भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बौद्ध धर्मावलंबी आज के खास दिन सारनाथ में रखे हुए भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। दरअसल अस्थि अवशेष का दर्शन सारनाथ में साल में केवल 2 दिन ही होता है। ऐसे में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आज के दिन का खास महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल आज महासंयोग है, चंद्र ग्रहण के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा और उसके साथ ही आज वैशाख की पूर्णिमा भी है, जिसको लेकर स्नान दान हो रहा है। आपको मिलवा देते हैं इस वक्त जो हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतीक भट्ट जी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इस कार्यक्रम में हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे जानना चाहेंगे। आज देखिए वैशाख की पूर्णिमा भी है, बुद्ध पूर्णिमा। जो बुद्ध भगवान को मानते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अलग ढंग से मना रहे हैं, लेकिन वैशाख की पूर्णिमा होने की वजह से कहते हैं कि श्री हरि को खुश करने का, प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सबसे शुभ समय यही होता है, इसलिए स्नान की विशेष व्यवधान है स्नान को लेकर। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति बड़ी चमत्कारी संस्कृति और आनंदपूर्ण संस्कृति है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई नया उत्सव है। आज कूर्म जयंती है, भगवान विष्णु का कच्छप रूप में अवतरण आज की तिथि में हुआ, उसका वैशाख पूर्णिमा से अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा क्योंकि गर्मी ग्रीष्म ऋतु में आती है और ऐसे में स्नान दान इत्यादि हमारे यहाँ स्नान का ही महत्व है। भारतीय संस्कृति में यदि आप कहें सनातन पद्धति में जाएं तो हर जगह हर तीर्थ के साथ कोई ना कोई स्नान की पद्धति जुड़ी हुई है। देखिए, अगर अपवित्र रहोगे तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र होकर ही जहां पर होगा, कहा गया ना पवित्र शरीर से ही पवित्र आत्मा में वास होता है और परमात्मा की उपासना की जा सकती है। अपवित्रता तो कहीं स्थान ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्य भयंतर सूचि। परमात्मा का नाम लेकर ही आप पवित्र हो सकते हैं और परमात्मा का साक्षात सानिध्य देवता तुल्य बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए स्नान का महत्व हर जगह कर दिया गया है। और स्नान वास्तविक तौर पर आप समझे हाइजीन मेंटेन करने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। आप वैसे ही मतलब इस देश के अंदर जो जिस प्रकार का वातावरण है, हमारे यहाँ गर्मी है, समस्त प्रकार की ऋतु का हमें मिलता है। बाहर के देश जितने भी है वहां पर इतनी ऋतुओं का आपको समावेश एक जगह मिलेगा नहीं। और भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकता के साथ समझे जो स्नान का महत्व है वो वास्तविक तौर पर आपको स्वस्थ रखने के लिए है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं धर्म के साथ साथ इसको आयुर्वेद के साथ जोड़ने का प्रयास करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को स्नान करने के बाद भोजन कराया जाए और एक व्यक्ति को बिना स्नान कराए भोजन कराया जाए तो उसकी पाचन क्रिया को आप देख सकते हैं। जैसे स्नान करते ही भूख अपने आप जागती है, लीवर का एक्टिवेशन अपने आप हो जाती है और शरीर अपने आप निर्मलता के होने के बाद अपने आप जो शरीर की गर्मी होती है, पेट की गर्मी होती है, वो अपने आप शांत हो जाती है और उससे आपको भोजन में आनंद आता है, सब चीजों में आनंद आ जाता है। तो स्नान करने की पवित्रता से जब अंदर बैठे देवता को पवित्रता प्राप्त होती है तो अपने आप बाकी सब ठीक चल जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में स्नान दान और यज्ञ का महत्व कहा गया है। और आज तो वैसे ही छाया ग्रहण है, जो चंद्र ग्रहण जो है वो उपछाया चंद्र ग्रहण माना जाता है। इसका वैसे तो सूतक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा महत्व नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी खगोलीय घटना है तो हम कहेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका लाभ ले सकते हैं कि बिना सूतक के भी आप इस संधि काल में परमात्मा का नाम लेकर बहुत सारे पुण्यों को जगा सकते हैं। बिल्कुल। प्रतीक जी, सिद्धि योग भी बन रहा है, बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया कि किस तरीके से, और साइंटिफिकली देखिए इस पर भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं कि भाई आप ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं या फिर जैसा आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि नेगेटिविटी में और किसी को समझाने में एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस होता है। तो लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष के नजरिए से हमको नहीं ज्यादा देखना चाहिए अगर हम साइंस की बात करें, लेकिन आपने प्रैक्टिकली उसको समझाया कि स्नान क्यों इंपॉर्टेंट है, दान क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों भोजन इंपॉर्टेंट है। वैसे आज के दिन व्रत भी करते हैं। सिद्धि योग प्रतीक जी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, चंद्र केतु एक साथ है, केतु प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। चंद्रमा को अगर ध्यान से समझा जाए, शिव जी ने मस्तक पे धारण कर रखा है और परमानेंट वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन में रहते हैं। तो ये जो ग्रहण योग है, जो सिद्धि योग है, इसमें आप अपने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। वो कैसे भाई? ज्यादा से ज्यादा समय आप ओम की ध्वनि सुनिए, मेडिटेशन करिए, नमः शिवाय का पाठ करिए और ग्रहण के समय ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर मंत्र सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि के लिए,
मनोकामना सिद्धि के लिए ये सर्वश्रेष्ठ काल होता है। और वैसे भी 8:44 से 9:02 अच्छा खासा समय है। और रात्रि में अगर आप देखेंगे नवजोत जी, सिग्नल अच्छे आ रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, आज के 20 साल पहले आपका डिश एंटीना आपको हिलाना पड़ता था दिन में, रात को अपने आप को कनेक्शन लेता था। तो कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर अच्छी तो आप अपनी बात मतलब कि आकाश मंडल तक, ग्रहों तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस दौरान की गई हुई पूजा सिद्धि कामना से, चाहे वाक सिद्धि हो चाहे मनोकामना सिद्धि हो, निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहती है। उसमें खास तौर से अगर शिव अमोघ कवच, रुद्राष्टक का पाठ भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो और बेहतर होगा। बिल्कुल 8:16 हो चुका है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं 8:44 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 1:02 तक रहेगा, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट तक ये ग्रहण का काल रहने वाला है। तो त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित दिवाकर जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, इस चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह के लोगों के मन में जिज्ञासाएं बनी हुई है, जिसको आप लोगों के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने की और उन जिज्ञासाओं को एक तरह से शांत करने की। तो ये बताइए कि नासा ने तो जारी कर दिया है चंद्र ग्रहण, इस वक्त कैसा दिख रहा है? तस्वीरें लगातार टेलीविजन पर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन हम इसे किस तरह से ले रहे हैं, समझ रहे हैं? जरा ये बताइए कि इस दौरान, अब जबकि ग्रहण काल जो है नजदीक आ गया है, ऐसे में जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो क्या कुछ करें अपने अपने घरों में? देखिए, नमस्कार। और ये जो इस अवधि है, जो ये काल है, चूंकि मुहूर्त बैसाख पूर्णिमा की है और उसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि के निकट होता है। प्रायः देखा जाता है कि विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि पर भोग करती है, इसी कारण इसका नाम बैसाख पड़ा है। तो यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसमें और एक बात का ध्यान रखा जाए कि अक्षय तृतीया, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी के साथ साथ भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार भी हुआ था। तो जो शुक्ल पक्ष है, ये अपने आप में अति पवित्र हो जाता है बैसाख का महीना। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण लग रहा है, वह वैसा चंद्र ग्रहण जो भारत में दृश्य नहीं है। सूतक आदि के नियम नहीं लागू होंगे, परंतु ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में स्थित हो जाती है, तो जैसा कि आचार्य ने बताया कि फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो यह समय पूजा पाठ, जप, तप, हवन आदि के लिए श्रेष्ठ है, गंगा स्नान के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, यह विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहे हैं, बृहस्पति, सूर्य और बुध राहु से पीड़ित हो रहे हैं। और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पीड़ित होते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र पीड़ित होते हैं। तो जो ग्रह पीड़ित करता है उसका भी पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, उसके मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिससे नुकसान है उसका डायरेक्ट उपाय भी करना चाहिए। जैसे हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, ये सब करें। लेकिन जिसके कारण यह ग्रहण स्थिति बन रही है, ग्रहण का योग बन रहा है, जिसके कारण से अवरोध माना जाता है राहु केतु के कारण, उनका भी उपाय जरूर होना चाहिए। गंगा स्नान के बाद उनके वस्तुओं का दान जरूर किया जाना चाहिए, इसका श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और रही बात, बिल्कुल लौट के आपके पास स्थिति बनती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, लौट के आपके पास 24 मिनट 30 सेकंड के बाद लग जाएगा चंद्र ग्रहण। महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इस ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना है, ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है, किस तरह स्नान का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, दान का कितना महत्व है, जब तब क्या कुछ आपको करना है, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं, मेडिटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और इस ग्रहण काल के दौरान आप किस तरीके से इसका सकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर ले सकते हैं, ये तमाम खास बातें हम अपने तमाम खास मेहमानों से जा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि ग्रहण ये जो है किस क्षेत्र में दिखाई देगा, इसके लिए ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में मतभेद है। ग्रहण जो है ये हर जगह दिखाई देगा। इसको हम माने तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, अंटार्कटिका से लेकर ऊपर यूरोप के, रशिया इत्यादि, भारत इत्यादि समस्त क्षेत्रों में ये ग्रहण दृश्य होगा। लेकिन आप इसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि छाया, इसको उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है, कि जब पृथ्वी और सूर्य, यानी इधर सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, उसके पीछे चंद्रमा है,
तो ऐसा हो क्या रहा है कि प्रतिबिंबात्मक तौर पर सूर्य जो है वो की छाया चंद्रमा पे पड़ रही है, लेकिन प्रकाश जो है सूर्य का वो चंद्र तक पहुंच रहा है। तो आउटर पेरिफेरियल ऑफ द जो मून है वो हल्का सा डाइल्यूट हो गया है, छाया लगेगी, हल्की सी छाया अंकित लगेगी, लेकिन चंद्र को ढकेगा कुछ नहीं, लेकिन ये दिखाई पूरे क्षेत्र में होगा। इस बात को माने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना तो सूतक है ना इसका दोष है, तो इस प्रकार से किसी भी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो ये माने आध्यात्मिक दोष तो सूतक है ही नहीं, इसको ग्रहण की तुलना में नहीं माना ही नहीं जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए संधिकाल तो है, संधिकाल तो है क्योंकि पृथ्वी सूर्य चंद्र एक लाइन में आ रहे हैं, पूर्णिमा का अवसर है, इतने सुंदर तिथि, तो ऐसे में आप अपने धर्मानुसार, अपने मान्यता अनुसार, अपने इष्ट मंत्र का, अपने जो भी जिनमें भी आपकी आस्था है उन सब का लाभ ले सकते हैं। केवल मन को एकाग्र करने का देर है सारा जी, यानी कि आप जो कह रहे हैं तो इसे सकारात्मक तरीके से तमाम दर्शक ले सकते हैं, यानी कि ग्रहण को नेगेटिव वे में ना लेकर के इसको पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं। ग्रहण नेगेटिव होता ही नहीं साहब, मैं कहूंगा ग्रहण नेगेटिव होता ही नहीं। इस बात ये बात क्लियर करने बहुत वाली है। जरूरी है। इसको तो बड़े अक्षरों में शानदार और ब्रेकिंग खबर की तरह चलाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये लोगों के मन में धारणा रहती है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है। अगर आप डर जाते हैं लोग। अगर आप पंचांग को देखें, किसी भी पंचांग को देखें, किसी भी ग्रहण काल को देखें, तो वहां पर एक शब्द लिखा जाता है पर्व काल। ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है, उसका जो मेन मुख्य समय होता है पर्व काल, और अंतिम में लिखा जाता है मोक्ष काल। पर्व है वो, और उसके अंदर भ्रांतियां लोगों के अंदर कैसी हैं कि ग्रहण के अंदर आखिरी में हर पंचांग में लिखा जाता है कि कौन कौन इसका अपवाद है, कौन कौन इसको छोड़ सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहानियां बना दी कि ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए, खाना दूषित हो जाता है, ये दूषित हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, और वहां पर नीचे एक जनरल गाइडलाइन लिखी होती है, अबाल जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं और जो बीमार हैं, वो इन सब विधि निषेधों से बाहर है, वो भोजन कर सकते हैं। तो आप समझे कि दो काउंटर जो हमने जो कहानी बना रखी है अपने दिमाग में या बाकी बाह्य रूप में जिनके मानस में है, तो वो यानी वृद्ध जो है, जो बीमार है, उसको तो और ज्यादा प्रिकॉशन है, उसको तो हल्का सा अनहाइजीन खाना मिलेगा, या कुछ हम कहते हैं कि उसके अंदर वायरस आ जाता है, बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं। ये नहीं है। ग्रहण वास्तविक तौर पे पुण्य काल है। आप हमारे यहां उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस पर्व का लाभ उठाने के लिए कहा गया, संधि वेला है। कारण क्या है? देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, किस लिए करते हैं? पुण्य को अर्जित करने के लिए, पुण्य अर्जित हो हमारे। लेकिन हमारे यहां कहा गया जो पर्व काल है, संधि काल है, उसके अंदर आपके पुण्य का कई गुना अधिक फल हो जाता है। जो आपने एक मंत्र जपा, उसका 100 गुना अधिक फल प्राप्त हुआ। उसको तैयार करने के लिए उस सूतक काल में आप व्रत रखते हैं, यानी एक बहुत बड़े व्रत को करने के लिए, अनुष्ठान को करने के लिए पहले आप बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो बच्चा है, ये जो बीमार है, वो तो कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए उनको उस विधि निषेध से अलग कर दिया गया है। यानी आप जो कह रहे हैं और आपके कहने और आपको जो समझा है मैंने, वो ये कह सकते हैं कि हम इस पर्व को एक तरीके से मना रहे हैं और इसे पर्व के तौर पर लेना चाहिए, इस ग्रहण को, और उसी तौर पर मनाना भी चाहिए। तो चलिए इसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए एक सेलिब्रेशन और चल रहा है जहां पर नीतू हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अब खगोलीय शास्त्री जो है इसे बिल्कुल अलग ढंग से लेते हैं और कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जिस तरह से एक मेला सा लगा हुआ है। नीतू, तस्वीरें दिखाइए। अब वक्त जो है नजदीक आता जा रहा है, कितना एक्साइटमेंट वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े वहां पर मौजूद हैं, और क्या क्या कार्यक्रम विशेषकर आज। देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले अपने कैमरे के जरिए चांद दिखा देती हूँ श्वेता, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है और हम जीएनटी के तमाम दर्शकों को सीधा चंद्रमा के दर्शन करा रहे हैं। बिल्कुल खूबसूरत नजर आ रहा है अभी चांद। और अगर आप यहाँ की तैयारियों की बात करें तो बहुत खास तैयारियां की गई है यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने आपको चांद तो दिखा दिया, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो एक बार कैमरे को फिर से जूम आउट करें और दिखाएं कि पीछे किस तरह का उत्सव जो है चंद्र ग्रहण पर वो मनाया जा रहा है। जगह जगह से यहाँ लोग पहुंचे हैं और चंद्र ग्रहण जो है उसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ग्रहण लगता है तो चंद्र दिखता कैसा है। क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम टेलीस्कोप नजर आएंगे जिनकी मदद से आप चांद को देख सकते हैं, विनस को देख सकते हैं और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है तो लोगों की भी जो बात हो। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। यहाँ चांद देख लिया, सामने भी चांद देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्क है तीनों में, जो क्लैरिटीज है, जो क्रेटर्स होते हैं मून के, उनकी विजिबिलिटी अलग अलग है हर टेलीस्कोप से।
अच्छा, मैंने अभी देखा कि आप यहाँ से देख रही थी, चांद देखा, वीनस देखा, क्या देखा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीनस देखा था जो इस डायरेक्शन में है, और अब जब चांद राइज हो गया, मून राइज हो गया, तो मैं मून देख रही हूँ। अलग अलग सब में देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डायमेंशंस का और डिस्टेंस का फर्क है, तो थोड़ा क्लोजअप से भी देख रही हूँ, थोड़ा दूर से भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। क्या खास तौर पे चंद्र ग्रहण के लिए आई थी? हाँ, आज तो जैसे कि फुल मून भी है तो क्लैरिटी तो ऑब्वियसली आज ज्यादा होती है, और थोड़ा हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज्यादा जानते भी हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक्साइटमेंट जो है वो एक्साइटमेंट ज्यादा है, और इसको एक फेस्टिवल और पर्व की तरह ही हम यहाँ स्टूडियो में भी मना रहे हैं। आप वहां से लगातार हमारे साथ जुड़ी लोगों में भी इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि ग्रहण काल करीब आ रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए, आपसे जानना चाहूंगी। ग्रहण काल में सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कार्य यह है परमात्मा का स्मरण करें, एक मन को एकाग्र रखें, कम से कम नेगेटिव ना सोचें। देखिए कहा गया ना, रोते हो जाओ तो मरोगे खबर लेके आओगे। तो सबसे पहले आनंद भाव से परमात्मा का नाम इसलिए लिया जाता है कि वो आनंद स्वरूप है, वो दुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप है। तो इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ। अगर आप पढ़ने से पहले सोचोगे मैं फेल हो जाऊंगा, या खाना खाने से पहले सोचोगे पता नहीं खाना खा रहा हूं विकार करेगा या अच्छा करेगा या खराब करेगा, तो फिर वो खराब ही करेगा, आपका विचार नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास के साथ करते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो ग्रंथों की रचना की जाती है, किसी व्रत का, किसी का जो भी आख्यान उपस्थित किया जाता है, सबसे पहले पॉजिटिव महात्मा के साथ शुरू किया जाता है। कहा जाता है पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया, कि जो भी करेगा, पाठ करेगा, उसमें किसी भी प्रकार से संशय की जरूरत नहीं है, मनोकामना सिद्ध होगी ही होगी। तो इसका महात्मा पढ़ने से क्या होता है, विश्वास जागता है। तो सबसे पहले विश्वास जागेंगे कि पुण्य काल है, पर्व काल है, और उसके बाद जो भी आप कर्म करेंगे उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करें, चाहे कोई भी मंत्र है, चाहे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहते हैं या आपका इष्ट मंत्र है। एक बात और, शास्त्र कहता है कि ग्रहण काल में अपने जपे हुए मंत्रों को पुनः द्वारा उसको रीजप कर लेना चाहिए। अगर उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वो निस्तेज हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रहण काल का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत अद्भुत प्रकार से समझा गया। ग्रहण काल में एक मंत्र आता है मंत्र महारणव के अंदर और बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, कि ग्रहण काल में 3 कार्य बड़े सबसे प्रशस्त कहे गए हैं, स्नान, दान और यज्ञ। ग्रहण काले, ग्रहण के आरंभे स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, ग्रहणानंते दानम। ये 3 चीजें हमारे कहेगी, यज्ञ करें या जप करें ग्रहण मध्य में, तो सबसे श्रेष्ठ है कि आप जो भी करें बड़ी श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ, जिसमें भी आपकी आस्था है, मां भगवती में, दुर्गा में, किसी भी स्वरूप में है, तो उस स्वरूप में उस कल्याणात्मक जो भाव रखते हुए मंत्र का विशेष तौर पर ध्यान करने का प्रयास करें। कई लोगों को मंत्र याद नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो, अपभ्रंश भाषा में, अवधि भाषा में है और साबर मंत्र है, सिद्ध है, उसको कोई वैदिक मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो उस समय मानसिक तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए और शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मंत्र विज्ञान जो वास्तविक तौर पर है, एक व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया उसकी प्रोनाउंसिएशन का बहुत महत्व है। अब जैसे हम समझे संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर, देवभाषा के अंदर हर शब्द का एक मतलब उसको उच्चारण करने का एक तरीका बताया गया। जैसे वकारस्य दंतोष्ठम, वकार व बोलते हुए आपके दांत होठ से लगने चाहिए। आधे लोग बोलते हैं वह नहीं, व है। तब जब तक आप जिह्वा का व्यापार पूरी तरह से नहीं करेंगे तो वो वायुमंडल में वाइब्रेशन उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, कहा जाता है कि मंत्रों का भी जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए अपने गुरु से जान लेना चाहिए और सही तरीके से, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे, वैसे ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पंडित जी, जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, जैसा हम इस बार जान रहे हैं कि तुला राशि पर विशेष करके प्रभाव पड़ने वाला है। तो तुला राशि तो बाद में आता है, अगर हम राशियों की राशिवार हम जाने चीजों को तो उसके बारे में तो बताएंगे ही कि जिनकी राशि तुला है उन पर क्या प्रभाव होगा इस चंद्र ग्रहण का। लेकिन शुरुआत से जरा हमें बताएं कि अलग अलग राशिवार लोगों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है स्वाति नक्षत्र और तुला राशि पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में तुला राशि के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, साथ ही साथ मेष राशि के लोग भी ज्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि पहले भी कार्यक्रमों में कई बार हमने कहा है कि तुला राशि से संबंधित नाम राशि वाले जो राष्ट्र हैं उनके लिए भी यह ग्रहण अच्छा परिणाम नहीं देगा, उनको सतर्क रहना चाहिए और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। इसी तरीके से प्रत्येक राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। तो हम मेष राशि से आरंभ करेंगे। तो मेष राशि में देखा जाए तो यह ग्रहण सप्तम भाव पर लग रहा चंद्र ग्रहण, और लग्न में राहु, सूर्य
बुध और बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, तो सरकारी लाभ में वृद्धि, मानसिक चिंता में भी वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। दैनिक आय एवं रोजगार में सामान्य तनाव के साथ वृद्धि, नए स्रोत बनेंगे, परिवर्तन की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य को थोड़ा सा संभल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि गलतफहमियां इस बीच में पनप सकती हैं, अवरोध हो सकता है। परंतु दाम्पत्य जीवन से लाभ भी है, अगर गलतफहमी से बच गए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है, सूर्य देव के मंत्र का जप करना है, साथ ही साथ हरी मूंग अथवा उड़द ग्रहण समापन के बाद दान करना चाहिए जो निडी व्यक्ति है उसको। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं को लेकर के थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि के भी संकेत इस ग्रहण के प्रभाव से दिख रहा है। मानसिक चिंता से मुक्ति के भी संकेत दिख रहे हैं कि मानसिक चिंता बहुत दिनों से चली आ रही थी, वह समाप्त होगी, बेहतर परिणाम आएगा। इसी तरीके से मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि में यह जो स्थिति बन रही है वह बेहतर बन रही है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। आर्थिक गतिविधियों में नए स्रोत बन सकते हैं। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको धैर्य रखना चाहिए। भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के भी सतर्क रहना चाहिए। इनको विशेष तौर पर लाल मसूर की दाल अगर मंगलवार के दिन दान करें तो बेहतर है, और ग्रहण काल के बाद दान करते हैं तो भी बेहतर स्थिति होगी। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए यह सरकारी तंत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना चाहिए, क्योंकि आपका लग्न का राशि का कारक ग्रह चंद्रमा है, वह पीड़ित स्थिति में जा रहा है। इस कारण से आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए, और आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि में जो स्थितियां बन रही हैं यह भाग्य भाव और तृतीय भाव पर बन रहा है, तो पराक्रम में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। भाग्य में परिवर्तन होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन भाग्य के बल पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। यह ग्रहण अगर आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं और राहु को ठीक किए रहते हैं तो भाग्य के बल पर आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी तरीके से कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए यह अष्टम और द्वितीय भाव का संयोग बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य बृहस्पति बुध क्योंकि लग्न के कारक राशि के कारक होते हैं वह भी पीड़ित है, तो मनोबल कमजोर, स्वास्थ्य में अवरोध, पेट और पैर की समस्या, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, यहाँ इनको सतर्क रहना है। अगर स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। दिवाकर जी लौटूंगी आपके पास। 6 राशियों के बारे में हमने जाना, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कहा जाता है कि इसका असर कुछ और दिन तक रहता है, प्रतीक जी चंद्र ग्रहण, हमने इससे पहले सूर्य ग्रहण का भी जब चर्चा की थी उस दौरान भी कहा जा रहा था कि 1.25 महीने के करीब करीब उसका असर रहता है, लेकिन चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो इसका असर कब तक रहेगा? मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मेरा शोध है कि एक पक्ष तक, तो आज से 15 दिन तक गहरा असर चंद्र ग्रहण का रहता है। उसके बाद ये मध्यम होता चला जाता है, जिसके ज्यादा मेजर इंपैक्ट्स नहीं रहते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी चीज जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, भाई चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड के लिए एक है, तो चंद्र केतु से ग्रसित हुआ है, तो जहां पर ये दृश्य है, जहां पर सूतक के नियम लग रहे हैं, वहां पर स्थिति थोड़ी ज्यादा गड़बड़ होती है। जहां पर नहीं है वहां काफी हल्के तौर पर ये निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी हो चंद्र केतु की युति तो हो ही रही है और चंद्र जैसे पवित्र ग्रह को ग्रहण लग रहा है। जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात से समर्थन देता हूं कि भाई ग्रहण, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, ग्रहण के समय ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए पॉजिटिव वे में। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, पूजा करिए, तप करिए, और जब इसका पारण हो जाए रात्रि के मध्य में, तो अगले दिन सुबह चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान, चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान बहुत शुभ रहता है। इस दौरान भी ओम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रम से नमः, इसका पाठ या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करना अति लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। 2.5 मिनट का वक्त, 2.25 मिनट का वक्त बचा है। जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी दिवाकर जी, बाकी बची 6 राशियों के बारे में भी बता दीजिए जल्दी से।
में अवरोध की स्थिति मानसिक चिंता में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। इनको ध्यान साझेदारी के कार्यों को लेकर के विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और ये अगर राहु के मंत्र का जप कर ले, राहु की पूजा करें तो इनको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, खर्च में इनको वृद्धि होता दिखाई देगा और साथ ही साथ इनको अपने मनोबल पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा सा अवरोधपूर्ण इस कारण हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति बन रही है केतु के साथ में, तो मन अशांत इनका रह सकता है ज्यादा। इसी तरीके से धनु राशि की बात करेंगे तो धनु राशि में आर्थिक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा अच्छा होगा, परंतु अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए संतान पक्ष को लेकर के कहीं न कहीं चिंता की स्थिति बनती दिखाई देगी ग्रहण के प्रभाव से। तो इनको अपने लग्नेश का उपाय करना चाहिए, राशि के स्वामी का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित चीजों का जरूर दान करना चाहिए। इसी तरीके से मकर राशि की बात करेंगे तो मकर राशि में यह स्थितियां सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं, पद परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जा रही हैं। साथ ही साथ सीने की तकलीफ को लेकर के सावधान रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है क्योंकि घबराहट बढ़ सकती है। पहले से कोई बीपी आदि की कोई समस्या है तो आपको कष्ट दे सकती है। इसी तरीके से कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ राशि में पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए विशेष तौर पर। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि में द्वितीय भाव और अष्टम भाव का संयोग बन रहा है, ऐसे में वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, बचना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, पेट और पैर की समस्या इस समय हो सकती है, इसलिए यहाँ पर भी विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करिए, साथ ही साथ राहु के शांति का भी उपाय कर लेने से बेहतर परिणाम प्राप्त। तो दिवाकर जी, आपने राशिवार तमाम बताया कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और देखिए चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 8:44 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होनी थी, समय शुरू हो चुका है, यानी कि अब चंद्र ग्रहण का जो ये काल है वो शुरू हो चुका है। और दो तस्वीरें देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर हालांकि देख रहे होंगे, एक आप जंतर मंतर से देख रहे हैं जो इस वक्त आपको दिल्ली से हमारी संवाददाता दिखा रही है नीतू, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ नासा की तरफ से भी जो तस्वीरें सामने आई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नीतू, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, जो एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो लोग, वो वहां पर पहुंचे हैं, जिनमें बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, जरा बात करिए उनसे और वो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि अगर वेदर बहुत ठीक नहीं रहा तो लोग देख नहीं पाएंगे। देखिए बिल्कुल अब चंद्र ग्रहण लग चुका है और हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, हम लगातार आपको चंद्रमा आज कैसा दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। अभी जब हमने श्वेता जो साइंटिस्ट कुछ यहाँ मौजूद थे उनसे समझने की कोशिश की थी तो उन्होंने हमें भी टेलीस्कोप के जरिए दिखाया था कि आज चंद्रमा अलग कैसे है, कैसे ग्रहण का जो आंशिक असर है वो भी दिखता है। तो एक येलो लाइट है जो आज चंद्रमा के इर्द गिर्द आपको नजर आ रही होगी, वो ये ग्रहण की वजह से नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ वैज्ञानिक खुद भी मौजूद है, मैं उनसे ही सीधा सवाल कर लेती हूँ क्योंकि अब ग्रहण लग चुका है सर और ग्रहण की शुरुआत हो गई, बहुत अभी लगभग 4 घंटे से ज्यादा ये ग्रहण चलने वाला है। कैसे आज का जो ग्रहण है उसमें चंद्रमा बाकी दिनों से अलग दिखेगा और क्या कुछ होगा आज चंद्र ग्रहण में? देखिए नॉर्मली तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं और तो पृथ्वी की छाया उसमें सूर्य को ढकता है और वो चंद्रमा पर पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य में और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो वो पृथ्वी की शैडो एकदम सीधी लाइन में न होकर के थोड़ा सा हट करके, जिससे पूरी तरह से चंद्रमा ढका नहीं है, वो एक उपछाया में पड़ रहा है। तो उपछाया में पड़ने से जैसे कि पूर्ण या आंशिक के वक्त तो तांबे जैसा लाल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उपछाया में होगा जो कि एक हल्का सा रेडिश दिखाई देगा। जैसे कि आप अभी इस समय देख रहे हैं, नॉर्मली तो चंद्रमा एकदम ब्राइट होता है, काफी व्हाइट होता है, लेकिन उपछाया में होने से एक हल्का सा आपको देखेंगे कि येलो दिख रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा येलोइश सा बिल्कुल नजर आ रहा है। कुछ लोग अभी भी देखिए देख रहे हैं चांद को, हालांकि मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ इस वक्त और श्वेता यहाँ पर जो वक्त है वो
बंद होने का हो रहा है, लेकिन लोगों की एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही। लोग टेलीस्कोप के जरिए भी अपने फोन से फोटो लेने की कोशिश करते हैं कि ग्रहण में जो चांद है वो किस तरह का नजर आता है। कहाँ से आए हैं आप और क्या देख रहे हैं? मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से आया हूँ। बिल्कुल, चांद देख लिया? हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ अलग लग रहा है? जैसे ग्रहण लगा हुआ है तो आज के चांद में और दिन के चांद में कुछ परिवर्तन देखा? हाँ, आज फुल फ्लावर मून है जैसे कि आप जानते हैं, तो आज पूरी तरह बिल्कुल वैसे तो पीला नजर आता है, लेकिन आज गुलाबी थोड़ा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और जो येलोइश कलर है, जो चीज का जिक्र वैज्ञानिक भी कर रहे थे कि एक येलोइश कलर जो है श्वेता, वो आज आपको चांद के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। वो भी इसलिए क्योंकि आज उपछाया का चंद्र ग्रहण है। मैं कोशिश करूंगी कि इधर भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात की जाए। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है आज। चंद्र ग्रहण, क्योंकि आप लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस इंडिया से हैं, क्या अलग होता है चंद्र ग्रहण पर? जैसे सामान्य तौर पर जो हम चांद देखते हैं और ल्यूनर एक्लिप्स लगता है, कुछ अलग होता है। आम लोग इसे कैसे समझे कि अच्छा चंद्र ग्रहण लगा है तो आज चंद्रमा में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? चांद जो हम डेली देखते हैं उससे थोड़ा डिम दिखाई देगा आज हमें, बिकॉज अर्थ की जो शैडो है वो चांद पर पड़ेगी। बट आज का जो एक्लिप्स है वो हमें मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। बट अगर आप चांद डेली रात में देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। इट विल बी अ लिटिल डिमर, जितना कि हमें डेली दिखता है उससे थोड़ा सा डिम दिखता है, बिकॉज चांद जो है वो अर्थ की शैडोज पे पड़ रही है। बट इट विल मूव, वो अर्थ के शैडो के बिल्कुल साइड से गुजरेगा चांद। सो दैट इज वाई वो कोर शैडो की कोर से नहीं होके कोर के साइड से होके निकलता है। सो दैट इज वाई वो थोड़ा सा डिम दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे मैं बात लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ज्योतिषियों का एक पैनल भी मौजूद है, लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रहण काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में पहली बात हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या करनी चाहिए, मैं आप ही से जानना चाहूंगी। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है कि इस ग्रहण काल के दौरान उन तमाम नियमों का पालन नहीं कर सके, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ जो पूजा कहा गया है, प्रार्थना की गई, मानस पूजा की गई है। मानस यानी आप सामूहिक तौर पे मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा क्या है, मानसिक तौर पे जप करते रहे। मानसिक तौर पे उसको अपने मन को के एक भाग को परमात्मा में लगाए रखें, वो वास्तविक तौर वो शांत करने का प्रयास करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घर में कोई समस्या हो तो क्या हो कि आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति किसी समस्या में ग्रसित है, सब उस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो आपके मन का एक भाग 24 घंटे उसके बेड के साथ ही लगा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। तो वही भाव है, यानी उसी प्रकार से आप अपने मन के एक भाग को उस परमात्मा चिंतन में, शुभ के चिंतन में लगा के रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए जो शारीरिक तौर पर आप कार्य करें, अगर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तौर पर एक कार्य कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यस्त है, सामाजिक कार्यों में बहुत सारे आप नहीं हट सकते हैं, तो कम से कम एक भाग तो उस इष्ट चिंतन में लगा सकते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दान कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य हो उसको करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। दिवाकर जी, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से बात हो रही है, चर्चा हो रही है दान की, स्नान की, ऐसे में अभी आपने राशिवार बताया कि किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि मैंने ये भी सुना कि जिनकी राशि में चंद्रमा जो है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, शायद इस चंद्र ग्रहण से उस पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, ऐसा कुछ है? देखिए, जिसका स्वामी, चूंकि जिस राशि का स्वामी या जिस लग्न का स्वामी चंद्रमा है, चूंकि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो अच्छा जलीय तत्व है, चंद्रमा प्रभावित जो भी राशियां हैं वो ज्यादातर जलीय तत्व की राशियां हैं। तो जैसे जल का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन, जिधर ढलान होगा, जिधर प्रवाह नीचा होगा उधर बह जाएगा, तो यही स्थिति बनती है। और जल में चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इस राशियों से, इससे संबंधित जो राशियां हैं वह ज्यादा प्रभावित होती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि मूल कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मूल कुंडली में उनका लग्नेश पीड़ित है, तो यह चंद्र ग्रहण उनको ज्यादा नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि मजबूत है चंद्रमा तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं प्रस्तुत करेगा, मतलब उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। प्रतीक जी, इसी से जुड़ा, अगर चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है किसी कुंडली पर या किसी जातक पर, तो क्या उस पर भी असर ज्यादा होगा, और होगा तो कितना होगा, और उनको क्या करना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा बलशाली, स्ट्रांग, शुभ
है या नहीं, इन तीनों में फर्क होता है। तो अब मैं यहां बात करूंगा, शुभता लिए हुए है अगर चंद्रमा, पक्ष बली है और उस समय अगर दशा चल रही है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव नगण्य हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभता लिए हुए, पक्ष बल में कमजोर है, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में है तो, और इस समय आपकी दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो गहरा प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। ग्रहण हो या कोई और भी घटना हो, निश्चित तौर पर जब उस ग्रह से संबंधित दशा, समय या उससे आप बहुत प्रभावित है, जैसे आपकी लग्न ही कर्क है या आपकी राशि ही कर्क है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात, चंद्रमा का जिनके साथ खासतौर से अच्छा खासा समन्वय है, जैसे जलीय तत्व की राशियों के साथ, तो दो जलीय तत्व की राशियां बची, वृश्चिक और मीन, उन पर भी प्रभाव हो जाता है। उन पर भी अगर इस तरह की दशा चल रही है और अगर स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो निश्चित तौर पर प्रभाव होता है। अदरवाइज इस तरह का प्रभाव बहुत ही हल्के से, बहुत ही क्षणिक पूजा से भी निकल सकता है, टाल सकते हैं। बिल्कुल, तो चंद्र ग्रहण का काल जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम जो भी जिज्ञासाएं हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा महा पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और ये महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। तो आप रुकिए, यहां पर एक छोटे से ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ये विशेष कवरेज। लेकिन आगे हम ब्रेक लें, देखिए लगातार चूंकि तस्वीरें आ रही हैं तो हम ब्रेक छोड़ रहे हैं आपके लिए, खास करके ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। नासा की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई है, लाइव स्ट्रीम में हम करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नवजोत, मुझे लगता है कि अमूमन चंद्रमा जिस तरह से हम देखते हैं व्हाइटिश या क्रीमिश अक्सर हम देखते हैं आसमान में, लेकिन आज जो ये हल्का रेडिश सा नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है कहीं वो छाया। बिल्कुल, नासा की तरफ से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए एक तस्वीर जो कि नीतू हमारी सहयोगी हमें दिखा रही थी, वहां पर भी अलग तरह का चंद्रमा नजर आ था। लेकिन अब क्योंकि हम ग्रहण काल में प्रवेश कर चुके हैं, 8:44 पर ग्रहण काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके बाद किस तरीके से वो छाया उस पर पड़ रही है और कैसी तस्वीर वहां पर बन रही है, वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों में एक नासा की तस्वीर है, उस सोर्स से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो उसमें येलोइश कलर का यहां पर चंद्रमा नजर आ रहा है, वो जो छाया इस पर पड़ रही है वो कुछ इस तरह की तस्वीर यहां पर उकेर रही है, जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितना असर, कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा। और दो तस्वीरें, दो विंडो में दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वैज्ञानिक यानी खास करके जो खगोलीय शास्त्री है वो एक अलग ही नजरिए से सारी चीजों को देखते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, तमाम वो लोग जो जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हमने आपको बात करवाया और आपने देखा कि कितना इंटरेस्ट है लोगों को ये जानने में, देखने में कि खास करके आज जबकि उप छाया है, हालांकि आज पूरी तरह से लूनर एक्लिप्स है और ऐसे में उप छाया में भी किस तरह से हमारा चांद दिखता है या हम देख पाएंगे वो भी देखने की यहाँ कोशिश की गई। आज हमारे साथ इस वक्त कोई खगोलीय शास्त्री हमारे साथ है नहीं, लेकिन देखिए आज एक चीज श्वेता माननी पड़ेगी विक्रमादित्य जी, आप और उनकी बात, आज पहली बार ऐसा हुआ है लाइव करते हुए मेरे करियर में कि ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक लाइन पर आए हैं कि इसको पर्व के तौर पर मनाया जाए, क्योंकि वो लोग इसको एक फेस्टिवल की तौर पर देखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव घटना होती है। और आज आपके अल्फाजों में भी मैंने बिल्कुल वही चीज सुनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग से देखने का है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नासा या जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इसका केवल एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक सुपरनैचुरल इफेक्ट भी तो है। सुपरनैचुरल इफेक्ट को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको बहुत शांति से समझने का प्रयास कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज जो सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का पार्ट देखें तो वो एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कहीं फर्क नहीं। आप पर वो मानते नहीं ना सर, यही पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है। उनके मानने ना मानने, वो जब आपके साथ बैठे हुए टीवी पे तो बात अलग है, लेकिन वैसे अगर समझेंगे, बात करते हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे हमारे मित्र भी रहते हैं तो वो सब समझते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका प्रभाव है। लेकिन क्या हो क्या गया कि आज हमको जिस एनवायरमेंट में हम हैं, भारत में तो खास तौर पे मैं कहूँगा, हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में खास तौर पर ये समस्या क्या है कि अपने आप को वो सेकुलर या धर्म से विभिन्न दूरी करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। हमारी भारतीय संस्कृति में उसको कथा के तौर पे जोड़ा गया है, लेकिन अब मैं कहूँ कैलकुलेटिव पार्ट को ही देख लें कि अब इसको हमारे ताम्रवर्ण बोला गया है। ये सामने जो लाल रंग दिखाई दे रहा है ताम्रवर्ण है, और आज एस्ट्रोनॉमिकली जो सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस हो क्या, उसका रीजन क्या है कि ये जो लाल रंग इसलिए दिखा रहा है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, जैसे आप सोचे कि आपका बल्ब होगा घर में, कई बार वोल्टेज कम होती है तो वैसे तो सफेद प्रकाश दे रहा होता है, जैसे जैसे वोल्टेज कम होती चली जाती है उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो ये सामने क्या है कि जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स में लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गया है, इसलिए वो बाकी चीज को एब्जॉर्ब करके लाल रंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमको वो ताम्रवर्ण दिखाई दे रहा है। तो इसको इस तरह से समझे। और ये वर्ण जो मैं व्याख्या दे रहा हूं, मैं कोई मॉडर्न साइंस को पढ़ के नहीं दे रहा हूं, मैं वराहमिहिर को पढ़ के कह रहा हूं। वराहमिहिर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और हमने केवल हुआ क्या है कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हम वो कोरिलेट नहीं कर पाते। अगर आज मॉडर्न साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति हमारी उस आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छे से अपने ऋषि मुनियों को नमन करेगा। अरे भाई, आज तो हम साइंटिस्ट सैटेलाइट के थ्रू और बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू इस कैलकुलेशन को निकाल रहे हैं, परंतु हमारे पाश्चात्य जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनादिकाल में ना तो कैलकुलेटर, मैं सैटेलाइट की बात छोड़ दूं, कैलकुलेटर तक नहीं था, कैलकुलेटर तक नहीं था, उसके बाद भी डेसिमल्स से कम कैलकुलेशंस को निकाल कर कैसे उस बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आप में एक बात समझिए, आज मॉडर्न ग्रीक कैलेंडर जो है, जिसके इंग्लिश कैलेंडर में बात करते हैं, और हमारा कैलेंडर याद कर लीजिए, जो इसको हम संस्कृत भारतीय संस्कृति का केतकी गणित से निकला हुआ जो हम पंचांग की बात करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को पढ़ने का प्रयास करो और मॉडर्न कैलकुलेशन को पढ़ने का प्रयास करो। आज से 2000 साल पहले जो इंग्लिश कैलेंडर था उसमें केवल 10 महीने होते थे। जूलियट के बाद वो जुलाई ऐड हुआ, अगस्टस के बाद अगस्त ऐड हुआ, उससे पहले 10 महीने थे उसके अंदर। हमारी भारतीय संस्कृति में हम वही चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ 12 महीने की कैलकुलेशन है, उसके अंदर सब चीजें उतनी सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले टीवी के प्रोग्राम करते हुए एक बात सुनी होगी कि कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में उन्होंने वॉच को नेक्स्ट ईयर चेंज होते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रोका था, और उसको कहा था कि अगर वो रोकेंगे नहीं तो आगे जाकर कई सालों बाद कितने दिनों का फर्क पड़ जाएगा। हमारे यहां आप समझें कि आज जो चीजें बताई जाती हैं वो हमारे यहां मण मास, लंग मास, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की जो कैलकुलेशन करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसको बिल्कुल प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज भी मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं कि मकर संक्रांति आती है, साउथ के अंदर आज भी ऐसे मंदिर हैं कि जिसके अंदर उस शिवलिंग पर जाकर जो रेज है वो मकर संक्रांति के दिन ही पड़ेगी, और 100 साल से लेकर आज तक की वो कैलकुलेशन ले लो, वो एक दिन भी आगे पीछे हुई नहीं। और वही अगर मॉडर्न साइंस के कैलेंडर से जोड़ लीजिएगा, आप अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया था जिसके अंदर भगवान राम की डेट ऑफ बर्थ निकालने की सो कॉल बात की गई थी, उस सॉफ्टवेयर का बेसिकली प्लैटिनम सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर को मैंने समझा, मैंने जाके समझने का प्रयास किया कि उन्होंने डेट निकाल दी, भगवान राम का जन्म हुआ था 13 जनवरी ईसा से करीब करीब कुछ वर्ष 5000 कुछ वर्ष पूर्व निकालने का तरीका निकाल दिया। जब मैंने उसको समझा जाके तो उस सॉफ्टवेयर की बाउंडेशन थी कि वो 5000 साल से पहले जा ही नहीं सकता था। अच्छा। मतलब उसकी कैलकुलेशन जो थी, मैंने उसमें बहुत बड़ा उस आर्टिकल राइटअप लिखा कि भाई जिस सॉफ्टवेयर की एक पेरिफेरी वो लिमिट है कि वो 5000 से पहले कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है, तो उसको समझेंगे कैसे? वो उसने लिमिट कर दिया भगवान राम की जन्मपत्री को डालकर। और हमारे यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के द्वारा इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैं कहीं मॉडर्न साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूं, आज आवश्यकता है जो चीज हमारी भारतीय संस्कृति अनादि। लेकिन आचार्य जी, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि क्योंकि हमने भी कई शोज किए हैं, आपके साथ भी कई शोज किए हैं, पहले के समय में एक डिफरेंटली चीजों को बताया या जताया जाता था। मैं गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अलग तरीके से। अब जो है बीच में चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया है, जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, वराहमिहिर भी इसी चीज को लिखते हैं कि ये पर्व है, ग्रहण आपकी समस्या ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि आपसे ले रहे हैं, तो ये तो पर्व। भाई अगर आपकी प्रॉब्लम्स कोई लेने आ रहा है तो इससे बेहतर समय कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल। आज की डेट में आदमी चाहता क्या है? खुशनुमा जीवन। तो निश्चित तौर पर इस ग्रहण को बीच में, और दूसरा इसका एक पहलू जो अगर ज्योतिषी पहलू समझे तो चंद्र और सूर्य को ही ग्रहण लगता है, राहु केतु निगेटिव प्लैनेट माने गए हैं, तो निश्चित तौर पर इंपैक्ट तो आता है, लेकिन उसको आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? ये वराहमिहिर साफ तौर पर लिखते हैं। मेदिनी ज्योतिष में इसका साफ जिक्र है कि खास तौर से ग्रहण को हमें पर्व पुण्य काल की तरह मनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। इसीलिए बार बार हम लोग जोर दे रहे हैं स्नान दान और मंत्र पाठ।
ये निश्चित तौर पर आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है, जो कोई मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी आपको समझाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं इसमें बढ़ जाती है, हाई टाइड से भी समझाने की कोशिश करी। निश्चित तौर पर इस दौरान अगर आप यूज करते हैं तो साइंस को और खास तौर से ज्योतिष को दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको आडंबर में ले जाते हैं तो भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। फिर वहां पे ही, जैसे नवजोत जी कह रही थी, मेरे कैरियर में पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर ऐसा प्रतीक जी होता है। याद कीजिए, क्योंकि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण के दौरान जब बहस हो गई थी, मेरे साथ तमाम एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए थे और फिर उसके बाद वैज्ञानिक वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। और आज मैं सच में इस बात को लेकर हैरान हुई, क्योंकि जब विक्रमादित्य जी ने ये बात कही कि ये एक पर्व है, इससे हालांकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो ग्रहण कोई भी हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमें उसमें से सकारात्मक चीजें ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, और यही बात साइंस कह रही थी, लेकिन वो एक लाइन पर नहीं आ रहे थे। मेरी थंब लाइन है, अभी मैं किसी और चैनल पे बैठा था तो किसी और ज्योतिषी ने कहा, प्रतीक जी कहते हैं ये डरना मना है, सावधान रहना है। भाई सावधान इसलिए क्योंकि चंद्र सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, चंद्रमा मन सो जात का, तो थोड़ा सा मन का ध्यान रखना है, इसलिए भगवान से जुड़ना है। आध्यात्म बिल्कुल, तो आध्यात्म भी जो है आज भी उसी लाइन पे आज बात कर रहा है। और जैसा कि विक्रमादित्य जी ने भी कहा, तो इस पर्व को लगातार हम मना ही रहे हैं, इस चंद्र ग्रहण के पर्व को।